बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत क्या है? तो सबसे पहले तो अहमियत माइटोसिस की ये है कि ये क्रोमोसोम्स के तादाद जो है या क्रोमोसोम्स का नंबर है वो चेंज नहीं होने देता डॉटर सेल्स के अंदर। जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये डॉटर सेल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र करता है ये प्रोसेस। इसके अलावा इसका बहुत अहम रोल है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बेटा आप नीचे देख सकते हो कि जो डायग्राम और साइकिल आपको नीचे शो किया गया है कि जब किसी भी एक इंडिविजुअल की किसी भी एक इंसान की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो एक सिंगल सेल होता है। उस सिंगल सेल के अंदर डिवीजन होती है और वो दो में डिवाइड हो जाता है। वो दो जो सेल हैं वो चार में डिवाइड हो जाते हैं और करते करते इस तरह से लाखों के हिसाब से सेल्स बन जाते हैं और फिर एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वजूद में आती है। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है एक सेल से लाखों करोड़ों सेल्स जो बनना ये माइटोसिस के ज़रिए होता है। एक सेल से लाखों करोड़ों सेल्स बनना ये माइटोसिस के ज़रिए होता है। तो सबसे पहला तो माइटोसिस का रोल है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। सेकंड आ जाएं तो देखते हैं सेल रिप्लेसमेंट। कुछ बॉडी पार्ट्स अगर डैमेज हो जाएं या उनके अंदर किसी भी वजह से वो अलहदा हो जाएं, पुराने हो जाते हैं बाज़ औक़ात कुछ सेल्स, तो बॉडी उनको रिप्लेस कर देती है और जो रिप्लेसमेंट होती है वो बेसिकली माइटोसिस के ज़रिए होती है। हम देखते हैं कि साल के अंदर 2 दफ़ा तकरीबन हमारी जो स्किन है वो पील ऑफ होती है, ऊपर से स्किन जो है वो उतर जाती है और नई स्किन आ जाती है। तो वो बेसिकली जो पुरानी स्किन उतरी वो क्यों उतरी? क्योंकि वो सेल्स जो थे वो डेड हो चुके थे और वो बॉडी के लिए मज़ीद फंक्शनल नहीं थे। तो बॉडी ने उनको सेपरेट कर दिया और उसकी जगह उसी तरह के बिल्कुल आइडेंटिकल जो सेल्स हैं वो रिप्लेस कर दिए। तो ये जो आइडेंटिकल सेल्स हैं ये माइटोसिस के ज़रिए आए। इस तरह से जो माइटोसिस है सेल रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जिक्र किया हुआ है कि रेड ब्लड सेल जो हमारे खून के सेल्स हैं उनकी ज़िंदगी का अरसा जो है, ज़िंदा रहने का अरसा वो 4 महीने है। 4 महीने के बाद हर जो रेड ब्लड सेल है उसको मार दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसकी जगह एक बिल्कुल उसी के जैसा आइडेंटिकल रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा ब्लड जो है वो कॉन्टीन्यूसली रीन्यू हो रहा होता है। तो ये जो बेटा रीन्यू का अमल है ये किसकी वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सलाहियत नहीं है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि अगर उनका बॉडी पार्ट कोई कट जाता है या टूट कर जिस्म से अलहदा हो जाता है तो वो उसकी जगह एक नया बॉडी पार्ट बिल्कुल उसके जैसा ग्रो कर लेते हैं। जैसे बेटा आपको साइड पर डायग्राम में एक स्टार फिश नज़र आ रही है, सी स्टार। तो इसका अगर एक आम बाजू एक काट दिया जाए या कट जाए, एक से ज़्यादा भी कट जाए, तो बिल्कुल जो सेंटर वाला गोल पार्ट है ये अगर डैमेज ना हो तो उसके अलावा अगर आर्म्स डैमेज होते हैं तो ये दोबारा से कुछ अरसे के अंदर अंदर उसको रीजनरेट कर लेता है, दोबारा से इसका एक नया बाजू आ जाता है और वो बिल्कुल पुराने बाजू जैसा आइडेंटिकल होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको रीजनरेशन कहते हैं और ये प्रोसेस भी माइटोसिस की वजह से ही हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जेनेटिकली उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स मेल फीमेल इस सब का कोई अंदर रोल नहीं होता। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये माइटोसिस के ज़रिए होती है। फॉर एग्जांपल आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ डायग्राम बनी है ये बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए 1 से 2 में डिवाइड होता है। तो ये जिस मेथड के ज़रिए डिवाइड होता है उसको कहते हैं बडिंग। बडिंग होती है कि एक अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म के साथ एक आउट ग्रोथ के तौर पर बनाना और फिर उस बड को नशोनुमा दी जाती है और वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है और ज़रूरत आने पर उसको अपने जिस्म से अलहदा करके एक अलग ऑर्गेनिज्म के तौर पर सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और ये माइटोसिस के ज़रिए होता है।
इसी पैराग्राफ में बेटा आपको नेक्स्ट आगे बताया हुआ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है प्लांट्स के अंदर जो होती है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होती है और माइटोसिस के ज़रिए होती है। इसके आगे बेटा हमारे पास है एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन माइटोसिस में है कि माइटोसिस जो है अगर हमारे कंट्रोल में ना रहे तो क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले जो इसकी मेन वजह है वो है कैंसर। सबसे पहले ये कैंसर कॉज करता है। सेल्स जब डिवाइड होते हैं 1 से 2 में, अगर वो हमारे कंट्रोल में ना हो, अगर उन सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है, कोई ख़राबी पैदा हो गई है, तो वो सेल्स जो हैं वो ख़राब सेल्स, ये नहीं होगा कि उनकी डिवीज़न रुक जाएगी, बल्कि वो ख़राब सेल को ही बार बार डिवाइड करेगा, बार बार उसकी कॉपीज़ बनाएगा। और जब इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ आ जाती है, एबनॉर्मल सेल्स की, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर ट्यूमर बन गया है। ठीक है, और वो ट्यूमर 2 तरह का होता है और यही ट्यूमर आगे जाकर कैंसर की वजह बनता है। अगर ट्यूमर अपनी जगह पर फिक्स रहे कि वहाँ से मूव ना करे तो हम कहते हैं उस तरह के ट्यूमर को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाज़ लोग होते हैं जिनके एक्सरा में आता है, एक्सरेज में आता है कि उस पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, या किसी एक बॉडी पार्ट में ट्यूमर है, लेकिन जब ऑपरेट करने लगते हैं तो देखते हैं कि ट्यूमर जो है वो उस जगह पर मौजूद नहीं होता। तो इस तरह के ट्यूमर को जो कि अपनी जगह से मूवमेंट करता रहता है उसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसेरियस ट्यूमर। वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा, साथ के जितने सेल्स के साथ वो इन कांटेक्ट होगा उनको वो कैंसेरियस करता जाएगा और वहाँ पर कैंसर फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है और बहुत जल्दी कैंसर फैलता है। और अगर वो ट्यूमर अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करता तो उसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। वो इजीली हम लोग विद सर्जरी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स जो हैं, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, वो स्कैन वगैरह के बाद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, वो एक नए बॉडी पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना पॉजिटिव फीडबैक देना ना भूलिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।